सरस्वती सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पुस्तक लिखती है कि इस सभ्यता में नारियों को मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता था, यानी नारी का स्थान एक शक्ति रूपा था, और जिसका उदाहरण या साक्ष्य हमें मिला है कि नारी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और मोहरों पर नारी की आकृतियां हैं। मोहरों पर नारी की आकृतियां होना बड़े महत्व की बात है, क्योंकि किसी सभ्यता में यदि नारियों को ऊंचा स्थान प्राप्त है, पूजनीय है, मातृ रूप शक्ति रूपा हैं, तो तभी उनको मोहरों पर स्थान दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि नारियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके बाद कहते हैं मूर्तियों पर धुएं के कुछ निशान मिले। अब धुएं के निशान मिलने का मतलब तो ये हुआ कि नारी की मूर्तियों की पूजा होती रही होगी या पूजा की कोई वस्तु जलाई गई होगी जिसके कारण धुआं मूर्ति तक पहुंचा या धुआं उनके संपर्क में आया। तो इसका मतलब ये हो कि नारी का बड़ा विशिष्ट स्थान था, नारी की मूर्तियाँ थी, मोहरों पर उनके चित्र अंकित होते थे और उनकी पूजा भी की जाती थी। ओके, इसके बाद लिखता है कि ये लोग पशुपति शिव की उपासना करते थे। पशुपति शिव की उपासना करने के बारे में लिखता है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली। मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। ये एक लाइन स्पष्ट कर देती है। देखिएगा, एक व्यक्ति है जिसके 3 मुख हैं, सिंहासन पर बैठा है, योग मुद्रा में बैठा है, सिर पर एक सींग है और ये एक मोहर पर अंकित है। ये वाला चित्र, ये वाला आप देखिए। इसके बाद इसमें ये लिखता है कि इस पुरुष के दाहिनी तरफ हाथी और बाघ, ये बाघ है, ये हाथी है, और कहता है इसके बाईं तरफ एक गैंडा और भैंसा है। ये गैंडा है और ये भैंसा दिख रहा है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण हैं। तो कहते हैं कि ये माना जाता है, इस पर ये बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा है और इसके नीचे 2 हिरण खड़े दिखाए गए हैं। कहते हैं कि ये मूर्ति पशुपति शिव की है। इसका मतलब ये लोग भगवान शिव की उस समय पूजा किया करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। अब शिवलिंग की पूजा की जाती थी तो कोई साक्ष्य मिला होगा, तभी पता लगा कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके बाद सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशु पूजा, वृक्ष पूजा भी करते थे। इनमें कहता है कि मुख्य रूप से 1 सींग वाले पशु, बैल, सांप और पीपल, वृक्षों में पीपल और बाकी इन जीवों की भी पूजा ये लोग किया करते थे। यहाँ के लोगों के बीच में योग का भी महत्व रहा। देखिए, वो अभी थोड़ी देर पहले कुछ पल पहले वो चित्र हमारे सामने आया था पशुपतिनाथ जी का, जिसमें दिखाया गया था कि एक पुरुष सिंहासन पर बैठा है योग मुद्रा में। तो वहीं से स्पष्ट हो गया था कि इस समय में योग भी बड़ा महत्व का था, अर्थात योग प्रचलित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहूर के अंदर एक पुरुष पद्मासन मुद्रा में है, पद्मासन लगाए हुए उसको दिखाया गया है, एक मोहर पर अंकित है। पुरुष की आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित दिखाई देती हैं। देखिए, आज भी जब भी योग कराए जाते हैं तो उसमें इस चीज़ों का बड़ा महत्व होता है, और इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि पुरुष की आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित दिखाई गई हैं, यानी योग का महत्व ही नहीं, विशेष महत्व था। और इसके साथ साथ कहता है कि सभ्यता में स्वस्तिक चिन्ह भी मिला है, और इस सभ्यता में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार की 3 प्रकार की विधियां प्रचलित थीं। 3 प्रकार की विधियों में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, ये 3 प्रकार की विधियों से व्यक्ति का जो है ना अंतिम संस्कार किया जाता था। समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे, जहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार या समाधि दी जाती थी वो स्थान नगर से बाहर हुआ करते थे। कहता है इसके प्रमाण फरमाना और राखीगढ़, ये दोनों पुरा स्थल हरियाणा में है, और इनकी जब खुदाई की गई तो वहाँ से पता चला कि ये लोग समाधि स्थल या अंतिम संस्कार या दाह संस्कार स्थान जो होता था वो गांव के बाहर या शहर के बाहर होता था। अब भी गांव और शहरों के बाहर होता है।
और शवों का सिर प्रायः उत्तर की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर हुआ करते थे। शवों का जब अंतिम संस्कार किया जाए या उनको समाधि प्रदान की जाए तो उनका सिर तो उत्तर दिशा की ओर किया जाता था और उनके पैर दक्षिण दिशा की ओर करवाए जाते थे। इसके साथ साथ जब इन पुरास्थलों की खुदाई हुई फरमाना और राखी गढ़ी की तो पता चला कि लोगों के जो कंकाल निकले उन कंकालों के साथ में मिट्टी के बर्तन भी हैं, आभूषण भी हैं और उपकरण, उस समय के प्रचलित चीज़ें रखी जाती होंगी। ये देखिए योग मुद्रा से संबंधित कुछ चित्र हैं, आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन था। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये लोग मुख्य रूप से शिव की पूजा किया करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, नारियों का बड़ा ऊंचा स्थान था और योग बड़ा प्रचलित था। इसके अतिरिक्त ये लोग वृक्षों की और जीवों की भी पूजा किया करते थे। और इसके अलावा अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इस प्रकार से यहाँ के पूरा धार्मिक जीवन का विवरण है। इसके बाद पतन कैसे हुआ होगा, ये बड़े महत्व का विषय है। इतनी फली फूली सभ्यता धीरे धीरे नदियों के किनारे विकसित हुई, नदियों के किनारे बस्तियां बसी, फिर गांव बने, फिर शहर बने और शहर अंत में जाकर फिर गांव में बदले और गांव धीरे धीरे नष्ट होकर के पतन के रास्ते पर चले गए। तो कौन कौन से कारण रहे होंगे? तो जो मुख्य मुख्य साक्ष्यों के आधार पर, जो सबूतों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है इतिहासकारों ने, उनके आधार पर ये कुछ कारण गिनाए गए। कहते प्रशासनिक स्थिरता, कहते सिंधु सभ्यता का जो अंतिम चरण रहा होगा तो प्रशासन में कमजोरी आ गई होगी, बस्तियों का आकार सीमित हुआ, स्वच्छता में कमी आई। देखिए ये पॉइंट बड़े महत्व के हैं, नोट करते जाइएगा और वर्तमान समय पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहाँ हैं। प्रशासन में स्थिरता आई, बस्तियों का आकार सीमित हो गया, स्वच्छता में कमी आई, सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा। लाइनें ध्यान से पढ़िएगा। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा, दीवारें कम चौड़ी बनने लगी, नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग होने लगा और ये धीरे धीरे सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। आज भी तो हम यही सारे काम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये सभ्यता भी धीरे धीरे अब विनाश की ओर जा रही हो। देखिए स्वच्छता में उस समय कमी आई तो विनाश की तरफ बढ़ी वो सभ्यताएं। उस समय की सड़कें और गलियों पर अतिक्रमण हुआ, आज भी हो रहा है। दीवारें कम चौड़ी बनने लगी तो आज भी कम चौड़ी बन रही हैं और आज भी हम मकानों के निर्माण में अक्सर पुरानी ईंटों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण थे वहाँ के प्रशासनिक स्थिरता में। दूसरा जलवायु परिवर्तन, ये और भी महत्व का है। कहता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। वर्षा कम होने के कारण, सरस्वती नदी सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता में बस्तियों का विनाश हुआ। वर्षा कम हुई होगी, सरस्वती सूख गई और सिंधु में पानी की कमी आ गई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा और राजस्थान और पंजाब में इन बस्तियों का विनाश धीरे धीरे हो गया। जलवायु परिवर्तन का असर रहा। और देखिए आज भी जलवायु परिवर्तन का असर भारतवर्ष पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है, कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रही है। जहाँ पर हो रही है वहाँ एकदम से ज़्यादा हो रही है, जो धीरे धीरे बरसना चाहिए वो पानी बहुत जल्दी से बरस रहा है। जलवायु परिवर्तन का ही असर है। इसके बाद आगे चलिए। कहते बाढ़, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल और भगतराव के उत्खनन में बाढ़ के प्रमाण मिले। यानी जब इन 4 शहरों को या गांवों को उत्खनन किया गया, इनको खोदा गया, धीरे धीरे इनकी मिट्टी साफ की गई तो यहाँ पर बाढ़ के प्रमाण मिले। तो इसका मतलब ये कम से कम ये 4 शहर तो बाढ़ की वजह से नष्ट हुए, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता के पतन में बाढ़ की भी भूमिका रही होगी। देखिए ये सब सबूत हैं, सबूतों के आधार पर, कुछ अनुमान के आधार पर ये सारा काम चलता है।
तो हो सकता है कि यहाँ पर बाढ़ से भी सभ्यता का विनाश हुआ हो। विदेशी व्यापार में कमी आई होगी, गतिरोध आ गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण ढांचा कमजोर हुआ, बहुमूल्य वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ गई और सभ्यता का पतन हो गया। और इसके बाद अंत में कहता है महामारी। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल मिले। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो उसमें से 42 मानव कंकाल मिले और उनमें से 41 लोगों की मौत कहते हैं मलेरिया जैसी महामारी से हुई। उस समय हो सकता है मलेरिया ने बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण किया हो, क्योंकि 42 जो कंकाल मिले हैं उनमें से 41 की मौत तो सिर्फ मलेरिया से हुई है। तो ये सबूत स्पष्ट करता है कि कोई बहुत बड़ी भयंकर महामारी आई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। यानी या तो ये सभ्यता बाढ़ से नष्ट हुई, या फिर महामारी से नष्ट हुई, या ये सभ्यता धीरे धीरे प्रशासनिक कमजोरी से नष्ट हुई, या ये सभ्यता अकाल की वजह से नष्ट हुई, वर्षा कम हुई, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण भी सभ्यता का नष्ट होना संभव हो सकता है। तो आज के पाठ में हम इतना ही। थैंक यू।